हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ्स इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह संक्रिया यानी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, जिसको आव्यूह रूपांतरण कहा जाता है। किसी भी आव्यूह पर आव्यूह रूपांतरण के कुल 6 नियम होते हैं। ध्यान से देखिएगा, उनमें से 3 स्तंभों पर और 3 पंक्तियों पर लगाया जाता है। तो आज देखेंगे कि किसी भी आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया को लगा करके उस आव्यूह का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिकली से मैं समझाऊंगा और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। आप पूरे अच्छी तरह से इसको देखिएगा और सूत्र लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, जो आव्यूह की संक्रियाएं होती हैं उनमें पहला वाला है 6 कुल प्रकार के आव्यूह की संक्रिया। कुल 6 प्रकार होती है, जिनमें 3 पंक्ति पर लगाए जाते हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ पर होती है। पंक्ति तथा 3 स्तंभ पर होती है। अब ये लगाने से संबंधित जो भी आव्यूह होगा वो आप पर निर्भर करेगा कि आप पंक्ति में आव्यूह रूपांतर का नियम लागू कर रहे हैं या स्तंभ में आव्यूह रूपांतर का नियम लागू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप उस गुणधर्म को देखें। पहला वो है कि किसी भी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। अर्थात यदि हम इंटरचेंज करने का मतलब ध्यान समझिए, इंटरचेंज का मतलब है कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दिया जाए। यानी अगर हम पंक्ति में लगाते हैं तो आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। जी हाँ, और इसका अर्थ है कि किसी भी आव्यूह की आयनी और जेवी पंक्तियों को विनिमय करने से आर आई इंटरचेंजिंग आर जे बन जाता है, या आईवी और आईवी जेवी पंक्ति को इंटरचेंज करने से ये एक प्रकार का ऐसे भी सी आई इंटरचेंजिंग सी जे भी बन जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल देते हैं, यानी कि जो आई वाली है उसको जे में लिख दें, पंक्ति में ही लगाया जा रहा है, आई को जे के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, और जो स्तंभ में लगाया जा रहा है उसमें आईवी वाली पंक्ति जी वाली पंक्ति में चली जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो आई है वो जेवी पंक्ति बन जाएगा, और यदि हम स्तंभ में लगाते हैं तो आईवी स्तंभ जे वाली स्तंभ बदल जाएगी और जे वाला आईवी स्तंभ के रूप में बदल जाएगा। ठीक, इसको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, आज ही समझ में आएगा। दूसरी ऑपरेशन है, किसी भी पंक्ति में यदि हम मान लीजिए कि आईवी पंक्ति में हम किसी नंबर का गुणा करते हैं, तो हमने आईवी पंक्ति में लगाया। ठीक है, आईवी पंक्ति का मतलब यहाँ पर आईवी पंक्ति में किसी अचर राशि का गुणा कर दिया, तो वह एक प्रकार का पंक्ति रूपांतरण कहलाएगा। और तथा इसी प्रकार से यदि आप स्तंभ में लगाना चाहते हैं तो वो होगा सी आई वी टेंड टू के इंटू सी आई। आप चाहें तो आईवी पंक्ति या जेवी पंक्ति में के का मल्टीप्लाई करके उसको आर आईवी या आर जेवी पंक्ति में लिख सकते हैं। साथ में स्तंभ में लगाना चाहते हैं तो सी आईवी स्तंभ और उसमें के का गुणा करने के बाद जो सी आई वी स्तंभ में गुणा करने से बनेगा वह सी आई वी स्तंभ बन जाएगा।
ठीक है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि यदि हम आर आई में इंटरचेंज लाना चाहते हैं तो वो इंटरचेंज लाने के लिए हम किस प्रकार से इंटरचेंज लाना की कोशिश करते हैं, उसके लिए इसमें आर आई वी और साथ में आर आई में किसी भी नंबर दूसरी वाली के साथ गुणा करते हैं। जैसे हमने के का गुणा किया आर जे में पंक्ति में, तो ये दोनों मिल करके आर आई में पंक्ति पर ही लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यदि स्तंभ में लगाना है तो सी आई वी में इंटरचेंज करना है, ये टेंड करेगा सी आई वी प्लस सी टू, यानी यहाँ पर के का गुणा करके के इंटू सी टू, ये पूरी वैल्यू बन करके सी आई वी वाली स्तंभ में चली आएगी। ठीक, ये इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता, बस उसका रूपांतरण हो जाता है जिससे हम उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब, यदि हम एक ए आव्यूह ले लें जिसकी कोटि 2 × 2 है, तो हम चाहते हैं कि इस पंक्ति में इस वाले ऑपरेशन को लगाएं, तो इसका अर्थ है जो आई वाली पंक्ति है वो जेमी पंक्ति बन जाएगा, यानी कि आपस में इंटरचेंज करना है वो बन के। तो आप जानते हैं पंक्ति ये होता है, ये पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति, तो हमने क्या किया आर आई वाली पंक्ति यानी कि ये पहली पंक्ति, आर जे वाला पंक्ति बन गया, तो ये वाली और ऐसे बन जाएगा। अर्थात इसको इंटरचेंज करने का मतलब है, देखिएगा पंक्ति में लगाया जा रहा है तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ में बदल देंगे। जैसे इसको हमने ऑपरेशन लगाया है ये पहला वाला, तो हमने ऐसे लिखा आर आई यानी कि आर वन, आई का मतलब 1, यहाँ पहली पंक्ति, इसको इंटरचेंजिंग कर दिया आर टू के साथ में। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता, जब ये ऑपरेशन लगा देंगे तो ये आपस में इंटरचेंज होकर के बदल जाएंगे, यानी कि जो पहली वाली पंक्ति है वो दूसरी पर चली जाएगी और दूसरी वाली पहली पर चली जाएगी, यानी कि आपस में ऊपर से नीचे इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये 2 3 वाला जो है वो दूसरी वाली पर चलाएगा और 4 5 वाला पहले वाली पंक्ति पर चलाएगा, ऐसे। ठीक, इनका यूज करना होगा, ये अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, ये आप चाहें तो ये वाला ऑपरेशन भी इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ। यदि हम इस स्तंभ में लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि C1 को इंटरचेंज कर दीजिए C2 में। ठीक है, और इसका अर्थ है कि अगर इस वाले में हम इस स्तंभ के रूप में ऑपरेशन लगाते हैं तो जो 2 4 वाला पहला स्तंभ है वो चलाएगा दूसरी स्तंभ पर और दूसरा स्तंभ चलाएगा पहले स्तंभ पर, अर्थात 3 और 5 को पहले वाले स्तंभ पर और साथ में 2 4 को दूसरे स्तंभ पर। यहाँ लिख दिया, ये बन गया, ऐसे लगा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा कहता है कि आर आई यानी कि इस पंक्ति में अगर आप रूपांतर का नियम लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि यदि हम इस ऑपरेशन को लगाएं आर आई इंटरचेंजिंग के इंटू आर जे नहीं आई, तो यहाँ पर हमें आई का मान लेना पड़ेगा। 1 में हम ऑपरेशन लगाते हैं किसी नंबर का गुणा करके, तो मान लीजिए हमने इस 1 वाले में किसी नंबर का गुणा किया 3 का, तो इसका मतलब समझिएगा यदि इस ए आव्यूह में पहली पंक्ति में 3 का गुणा कर दें और गुणा करने के बाद उसी पहली वाली पंक्ति पर लिखें तो ये दूसरे वाले ऑपरेशन को व्यक्त करेगा। जैसे देखिए इस वाले में 2 और 3 में 3 का गुणा, तो 3 गुणा के 6 हो जाएगा और 3 3 ये 9 हो जाएगा। ठीक, और साथ में दूसरी वाली में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये रहा, ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इसी प्रकार आप इस वाले ऑपरेशन को लगा सकते हैं। इसका अर्थ है जैसे आप देखिए सी आई टेंड टू के इंटू सी आई, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं और तो यहाँ भी 2,
तो दूसरी वाले स्तंभ में के का गुणा यानी किसी नंबर का गुणा करके उसी दूसरी वाले स्तंभ में लिखा जाए। तो इसका अर्थ है कि हमने C2 टेंड टू यहाँ पर मान लीजिए 2C2 लगाया, तो इसका मतलब कि जो ये आव्यूह है इस आव्यूह के दूसरे वाले स्तंभ में 2 का गुणा करके उसी दूसरे वाले स्थान पर लिखेंगे। तो कैसे होगा देखिए, 3 में और 5 में दोनों में कितने का गुणा करना है, 2 का, और 2 4 तो वैसे रहेगा। तो 2 4 और यहाँ 3 5, 3 5 का मतलब 3 दूना के 6 और ये 5 दूना के 10। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे वाले ऑपरेशन पर। तीसरे ऑपरेशन में हमें यह कहता है कि किसी भी पंक्ति को अगर रो में बदलाव लाना है तो उस पंक्ति के साथ किसी दूसरी पंक्ति में किसी नंबर का गुणा करके जोड़ करके लिखा जाए। ठीक है, तो जैसे हमने दिखाते हैं इस ए आव्यूह के साथ अगर हम पहली वाली पंक्ति में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहली वाली पंक्ति में उस नंबर से गुणा करके यहाँ पर पहली वाले पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, जैसे आव्यूह ए है 2 3 4 5। अब हमें लगाना है इसमें R1 टेंड टू R1 प्लस 2R2। और ये ध्यान रखिएगा कि यह जो आव्यूह रूपांतरण वाला नियम है, इस नियम में जिसमें बदलाव लाया जा रहा है उसमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं करना है, और जोड़ते समय जिस वाले पंक्ति को जोड़ रहे हैं उसके साथ ही इस R1 को जोड़ना है, यानी कि जिसमें बदलाव आ रहा है इसी में किसी दूसरी वाली पंक्ति में जितने का हो सके उतना का गुणा करके जोड़ना है। तो इसमें गुणा नहीं करना है साथ, और साथ में जिसमें आप गुणा कर रहे हैं उसको इसी वाली में जोड़ना है। जैसे अगर हम यहाँ ये वाला ऑपरेशन लगाएं तो हमने देखिए क्या लिखा है, पहली पंक्ति में बदलाव लाने के लिए हम कैसे लगा रहे हैं, दूसरी वाली पंक्ति में 2 का गुणा करके पहली वाले में ही जोड़ते हैं। तो R1 है 2 3, तो 2 3 में कितनी का गुणा करना, 2 3 वाला जो भी होगा उसको यहाँ लिखोगे, और फिर दूसरी वाली पंक्ति में 2 का गुणा, मतलब इन दोनों में 2 का गुणा। तो इसमें 2 का गुणा 8, इसमें 2 का गुणा 10, तो 8 और 10 दोनों को 2 3 में जोड़ करके इसी स्थान पर लिखेंगे R1 पर। तो देखिए कितना होता है, 2 3 का मतलब इसको 2 3 जोड़ना है, 4 दूना के 8, 8 और 2 10, और साथ में 5 दूना के 10, 10 में ये R1 वाला जोड़ दिया 13, ये हो गया। और ये जो दूसरी वाली पंक्ति है उसको वैसे ही लिखे रहेंगे। इस प्रकार से ये बदलाव लाया जा सकता है, ये है नियम। ठीक, इसी प्रकार से आप स्तंभ में लगा सकते हैं। यदि आप स्तंभ में किसी भी स्तंभ में बदलाव लाना चाहते हैं तो जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर हम C2 टेंड टू लिखते हैं तो कैसे लिख रहे हैं, 2C1। यहाँ पर माइनस के लिए भी वही नियम लागू होगा, और इसमें भी वही ध्यान देना है कि जिसमें बदलाव लाया जा रहा है उसी में से इसको घटाना है, या आप इस वाले में किसी भी चीज़ का गुणा करें उसको हमेशा इसी में से घटाना है जिसमें से बदलाव लाया जा रहा है, या उसी में जोड़ना है जिसमें बदलाव लाया जा रहा है। तो प्लस और माइनस दोनों के लिए काम करता है। ठीक, अच्छा इसको देखिए, C2 मतलब कि दूसरी वाली पंक्ति में बदलाव लाया जा रहा है दूसरे स्तंभ में। तो 3 5 में बदलाव लाने के लिए हम पहले वाले स्तंभ में 2 का गुणा करते हैं। तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 8, और इन दोनों को इन 3 5 के साथ जोड़ करके इसी स्थान पर लिख देना है। तो यहाँ कितना हुआ, 4 4 और 3 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, इसमें 2 का गुणा, 4 दूना के 8 और 8 में 5 जोड़ दीजिए 13। ठीक है, अब इस 2 और 4 को यहीं पर लिखे रहेंगे, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरी चीज़ आप पर निर्भर करेगा कि आप पंक्ति के आधार पर रूपांतरण कर रहे हैं या स्तंभ के आधार पर रूपांतरण कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। इस तरह से इसको ऑपरेशन लगा करके हम इनका आव्यूह का रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया।
तो एक बार इसको नोट कीजिए, तो मैं आगे कुछ एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, आपको बेसिक क्लियर से समझ में आएगा। ठीक ठीक है, नोट करो। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने देखा कि किसी भी आव्यूह में आव्यूह का रूपांतरण करने के लिए कितने प्रकार के नियम हैं, उसको हमने जाना। यानी 6 प्रकार थे, उसमें से 3 पंक्ति में और 3 स्तंभ में लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि उस आव्यूह रूपांतरण के नियम का प्रयोग करके किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये करते हैं कि यदि कोई भी एक ए आव्यूह है, वह m कोटि का एक वर्ग आव्यूह हो। अब वर्ग आव्यूह का मतलब जितनी पंक्ति होगी उतना स्तंभ होगा, इसलिए उसको m कोटि का मानेंगे। तो मान लीजिए एक ए आव्यूह है 1 0 3, यहाँ लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये एक m कोटि का है, मतलब कि इसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो केवल m कोटि का ही मानेंगे। ठीक है, तो इस m कोटि के वर्ग आव्यूह है, और एक अन्य वर्ग आव्यूह ऐसा हो जो मान लीजिए कि वो आव्यूह b है, तो उसका इस a से ऐसा संबंध हो कि यदि हम इस ab का गुणा करें और साथ में ab के बाद ba का गुणा करें, तो दोनों कितने के बराबर आता हो, वो दोनों आइडेंटिटी के बराबर आता हो। अर्थात एक ए आव्यूह जिसकी कोटि m है, मान लीजिए m गुणे m लिख सकते हैं क्योंकि स्तंभ और पंक्तियाँ बराबर हैं, तो इसका इस दूसरे आव्यूह के साथ ऐसा संबंध हो कि ये दोनों का गुणनफल और साथ में b और a का गुणनफल, यानी b का a में गुणनफल, दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी प्राप्त होती हो। और आइडेंटिटी का अर्थ है कि इस विकर्ण में 1 1 आता हो और बाकी सब 0 आता हो। तो इस प्रकार से हम करते हैं कि जो b है वो इस a वाले आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। मतलब ये है जैसे ए आव्यूह यहाँ लिया हूँ और एक अन्य एक ऐसा b आव्यूह हमें प्राप्त हो जिसका उन दोनों का गुणनफल, चाहे आप a का b में करें या b का a में करें, दोनों रूप से आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो b वाला आव्यूह है वह आव्यूह a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक, और इस व्युत्क्रमणीय आव्यूह को हम लोग आव्यूह जो भी प्राप्त होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को ए इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे या करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसका हम एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर इस ए आव्यूह का मान को बदल करके, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वो है 2 3 1 2 और एक बी आव्यूह ले लिया। उसको कल्पना कर लीजिए कि इसी में हमें चिन्ह परिवर्तन करके लेना है। b बराबर 2 2 -3 और -1। यदि हम इन दोनों का गुणनफल निकालें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर मिलता है तब हम कहेंगे कि इस b आव्यूह, ये जो b आव्यूह है यह आव्यूह a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए आप ए बी का मतलब a का b में गुणा करना है, तो a इसको लिखेंगे 2 3 1 2। दूसरा b वाला आव्यूह 2 -3 -1 2, ऐसे। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, आप इसका गुणनफल करना जानते हैं। इनका गुणनफल कब हो सकता है, जब दोनों की कोटियाँ जो भी होंगी उनमें इस पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो नियम हमने बताया था आपको, ऐसे इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ के आधार पर करना होता है। तो 2 दुना की हो गया 4, प्लस लगा करके 3 का -1 में गुणा -3, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझ आया।
अब पहली पंक्ति का दूसरे में 2 तियाँ -6 और 3 दूना के +6 ये आया। ठीक। अच्छा, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 2 में गुणा 2, 2 का -1 में गुणा -2, समझ आ रहा है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का -3 में -3, 2 का 2 में +4। अब इनको हल करके देखते हैं। ये होगा 1, इसका मान 0 आएगा। ये होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती है क्या, नहीं जी ठीक है 0, और यहाँ पर आएगा 1। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो अवयव है वो किस प्रकार का अवयव है, आइडेंटिटी प्राप्त हुआ। ठीक। इसी प्रकार से यदि हम b का a में इंटू लगाएं, उसको देखते हैं। b का मान है यहाँ इंटू a का मान है यहाँ 2, 3, 1, 2। अब इनका इंटू लगाना है, तो 2 दूना के 4 प्लस 3 का इसमें गुणा -3, तो यहाँ माइनस कर देंगे। फिर इसका दूसरे वाले में 2 तियाँ 6 प्लस 3 का 2 में -6, यानी यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसका इसमें गुणा 2 1 का -2, इसका इसमें गुणा +2, दूसरी स्तंभ में 3 का -3 और 2 दूना के 4 +4 ये आया। इसको घटाया 1 आएगा, ये 0 0 1। तो ये भी एक प्रकार का क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी तत्समक अवयव। इसका अर्थ है कि जो b वाला अवयव है यह a वाले अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ठीक, समझ आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो a है वो a बराबर, इसको b इनवर्स भी लिखा जा सकता है। अर्थात जब हम a को b को a का व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं तो a अवयव b का व्युत्क्रम है, साथ में b वाला a का व्युत्क्रम है। ठीक है, दोनों से तो होगी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो a इनवर्स है उसके बराबर ये क्या है, b। तो a इनवर्स का जो मान है वो b है और b इनवर्स का जो मान है वो a है, दोनों तो लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसमें कुछ प्रमेय भी हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात। जैसे हमने एक गुणन के प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि आप a का b में गुणा करें और साथ में b का a में गुणा करें, कि जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर आएगा। बराबर कब आएगा, जब यहाँ पर मैंने देखिए दिखाया। ठीक, आप जानते हैं कि दोनों बराबर कब नहीं होते हैं, जब दोनों की कोटियों में उनकी स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर ना हो। यदि इस a वाले की कोटि हम मान लें 2 गुणा 3 और b की कोटि मान लिया 3 गुणा 3। ठीक, तो अब आप समझिए a का b में तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि a की कोटि में जो स्तंभ की संख्या है वो है 3 और b की कोटि में जो पंक्ति की संख्या है वो है 3। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका गुणनफल संभव है। और जब ये गुणन हो जाएंगे तब किस कोटि का हमें अवयव प्राप्त होगा, तो आंसर है 2 गुणा 3 का। यहाँ लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 3 का हमें अवयव प्राप्त होगा। लेकिन क्या b का a में गुणा करने पर हम इसको गुणा कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं कर सकते। कैसे, क्योंकि b की कोटि देखिए, इसका व्युत्क्रम ये वाला 3 गुणा 3 और a की कोटि क्या है 2 गुणा 3, इधर लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस पहले अवयव का स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है, इस प्रकार से इनका गुणनफल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब होगा, जब b वाला यानी ये b वाला a का क्या हो, व्युत्क्रमणीय अवयव हो। तो साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर b a का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो a
बी का भी बीजक्रमणीय आबी होगा। इसी आधार पर यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक, इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं आगे कुछ प्रारंभिक संख्या द्वारा एक आबी का व्युत्क्रम निकालने का बताऊंगा। किसी भी आबी का आप प्रारंभिक संख्या से व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ।